मीडिया में जो भी आप बयान दे रहे हैं उसको आप प्रत्यक्ष मानहानि नहीं कह सकते। इसमें कोर्ट ये कह सकता है कि ठीक है जी, इन्होंने सोशल मीडिया पे बयान दिया है, आप उस बयान को हटा लीजिए। ये सोशल मीडिया पे बयान देने से का फ़ायदा है। लेकिन जब आप एक रैली को संबोधित करते हैं तो रैली में जो फिज़िकल अपीयरेंस होता है डिजिटल, इसलिए डिजिटल कानून बनाए गए कि अगर किसी को कोई परेशानी तो विपक्षी पार्टियों का लगातार कहना, और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के माहौल पे एक एजेंडे के रूप में देखा जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्षी पार्टी हो, अगर चुनाव के वक्त में अपनी बातों को नहीं रखेंगे, कोई विशेष बात नहीं कहेंगे, दूसरी पार्टी को गलत नहीं ठहराएंगे, तो जीत के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो इसी तरह चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे विपक्षी पार्टी हो, सब अपनी अपनी जीत के लिए कोई ना कोई एजेंडा हर बार चुनाव उनको हो रही। तो बस यही है कि बिना किसी सबूत के जब आप दूसरों पर हमला करते हो तो कहीं ना कहीं परेशानी फिर आपको झेलनी पड़ेगी, और जो बात आप कह रहे हो उसके सबूत भी आपको अदालत के सामने पेश करने पड़ेंगे। जो भी जिस भी एजेंसी के द्वारा ये जांच हो रही है उस जांच को आपको वो जो डॉक्यूमेंट है या दस्तावेज हैं, जो आपके पास सबूत हैं, वो देने पड़ेंगे। तो दोनों ही मामले कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं कई बार वो बड़बोलापन जो होता है उसका शिकार। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में जहां एक तरफ मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तो वहीं आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह की दोनों ही इस वक्त जेल में बंद हैं, ईडी की रिमांड पर हैं। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अब यहां पर आम आदमी पार्टी से ही सांसद राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कभी वह चुनाव आयोग की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं तो कभी वह दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ रुक कर रहे हैं। आखिरकार क्यों, किस वजह से? दरअसल आपको बता दें कि राघव चड्ढा भी अब मानहानि मामले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी वजह से दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ उन्होंने रुख किया है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को लेकर चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार राघव चड्ढा को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। क्या वाकई में आम आदमी पार्टी को खत्म करने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से? क्या वाकई में ईडी और सीबीआई ये दोनों ही जांच एजेंसियां अब केंद्र सरकार के नेतृत्व में काम कर रही हैं? लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार राघव चड्ढा किस मामले के चलते मानहानि केस में फंसते हुए नजर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के ही नेता ने उन पर आरोप लगाया है। बीजेपी के नेता ने हाल ही में दावा किया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, न्यूज़पेपर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए गलत बयान जारी करने के चलते मानहानि का केस उन पर किया गया और बीजेपी के नियंत्रण वाली नॉर्थ एमसीडी में 2400 से 2500 करोड़ रुपए के फंड की गड़बड़ी को लेकर जो बयान दिए गए थे। आपको बता दें कि इस मामले पर अदालत ने न सिर्फ राघव चड्ढा बल्कि दूसरी ही तरफ देखा गया कि मानहानि केस में सत्येंद्र जैन को लेकर भी यहां पर फैसला सुनाया गया कि दोनों क्रिमिनल रिवीजन याचिकाओं को खारिज किया जाता है। 16 फरवरी 2022 और 9 नवंबर 2022 को जो ऑर्डर जारी किए गए थे कानूनी तौर पर सही है। ट्रायल कोर्ट ने बीजेपी नेता छैल बिहारी गोस्वामी के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी उस याचिका पर जो समन जारी किया गया था। तो ऐसे में आपको बता दें कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने अदालत में राघव चड्ढा की तरफ से जो वकील पेश किए गए थे उनके वकील से कहा कि वो याचिका में एडिशनल डॉक्यूमेंट जोड़ें और अब इस मामले में 11 दिसंबर 2023 को सुनवाई होगी। 11 नवंबर 2023 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ विशेष जज ने राघव चड्ढा को समन जारी किया और अदालत ने राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन की उस याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो अब राघव चड्ढा लगातार यहां पर इस मामले को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अब वह दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ रुख कर चुके हैं। तो सवाल यहां पर न्यूज रूम में बैठे हुए कुछ सहयोगियों से रहेगा कि आखिरकार इस मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। जिस तरह से राघव चड्ढा भी मानहानि के मामले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पंजाब की अदालत में 18 नवंबर के दिन पेश किया गया था संजय सिंह को। सवाल यहां पर रहेगा हमारे सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी से कि आखिरकार वह इस मामले पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या वाकई में राघव चड्ढा की मुश्किलें अब संजय सिंह की तरह ही बढ़ती हुई दिखाई देंगी? हाँ, तो जो राघव चड्ढा और संजय सिंह का मैम मसला है वो दोनों ही मसले अलग अलग है। और राघव चड्ढा सोशल मीडिया पर जो उन्होंने बयान दिया है या बीजेपी के नेता की तरफ से जो कहा गया है, और जो संजय सिंह का मानहानि का मामला है, संजय सिंह का पंजाब का मानहानि का मामला है। उन्होंने एक रैली में एक सभा को संबोधित करते हुए अकाली दल के नेताओं पर ये बयान
दिया था, लेकिन राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर दिया है। तो सोशल मीडिया को आधार बना के जब आप मानहानि का केस करते हैं तो जो आपका ये सोशल मीडिया डिजिटल डिसिप्लिनरी एक्ट है 2021, उसके तहत और कई सारे ऐसे एक्ट हैं जो सोशल मीडिया में जो भी आप बयान दे रहे हैं उसको आप प्रत्यक्ष मानहानि नहीं कह सकते। इसमें कोर्ट ये कह सकता है कि ठीक है जी, इन्होंने सोशल मीडिया पे बयान दिया है, आप उस बयान को हटा लीजिए। ये सोशल मीडिया पे बयान देने से का फायदा है। लेकिन जब आप एक रैली को संबोधित करते हैं तो रैली में जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, डिजिटल, इसलिए डिजिटल कानून बनाए गए कि अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो हटा ले। जब आप एक रैली को संबोधित करते हैं तो फिजिकल अपीयरेंस में सिविल प्रोसीजर कोड अलग हो जाता है। क्योंकि मानहानि एक तरीके से जो इस तरह की मानहानि है ये सिविल प्रोसीजर कोड ही है, सिविल मैटर्स है, कोई क्रिमिनल मैटर है नहीं। लेकिन जब आप एक फिजिकली प्रेजेंस होके देते हैं तो उसके लिए सीपीसी बदल जाते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि संजय सिंह और राघव चड्ढा जो दोनों का मानहानि का मामला है वो दोनों अलग अलग। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि यहाँ पर राकेश मोहन सिंह जी ने जो जानकारी दी है, ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर मानहानि मामले में जिस तरह से राघव चड्ढा फंसते हुए नजर आए हैं, और अब ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर मानहानि मुकदमे में तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी फंसते हुए नजर आए थे। सवाल यहाँ पर रहेगा आकाश से कि आखिरकार इस पर उनका क्या कुछ कहना है। आकाश, जिस तरीके से यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं कि हर एक राजनीतिक दल के नेता को फंसाने की कोशिश की जा रही है, सीबीआई ईडी को बार बार आगे किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? क्या वाकई में यहाँ पर केंद्र सरकार की इसी तरह की साजिशें चल रही हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके के माहौल बन रहे हैं उससे विपक्षी पार्टी लगातार यही बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी मिलकर सारे काम करे, क्योंकि विधानसभा के चुनाव चालू और केंद्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डरती है कि सारी पार्टी एक साथ आ जाएंगी तो केंद्र से इनकी कुर्सी जा सकती है। ये तमाम बयान लगातार विपक्षी पार्टी जो है दे रही है। और बात करें अगर कांग्रेस की, तो राहुल गांधी का भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन जिनको खतरा है, और अगर ये गठबंधन दोबारा से केंद्र के चुनाव में आया तो ये हारेंगे। इस वजह से ईडी सीबीआई को आगे कर रहे हैं, ईडी सीबीआई पर जो है तंज कस रहे हैं, उसके बाद ही सारी कार्यवाही कराएं। लेकिन मैं आपको अगर अपनी बात बताऊं, ये मेरा पर्सनल जो है कहना है कि जिस तरीके से ये बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव में बैठा है और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इन चीज़ों पर वो नहीं है। ईडी सीबीआई अपना काम करती है, ये एजेंसियां अपने हिसाब से काम करती हैं जब सबूत मिलते हैं। और जिस तरीके के सबूत आए, संजय सिंह की अगर बात करें तो संजय सिंह के मामले पर भी ईडी अभी तक जो है कार्रवाई कर रही है और सबूत आने के बाद ही सजा हुई। और मनीष सिसोदिया वाले केस में जो सबूत थे उसके बाद ही सजा दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने हिसाब से सजा सुनाई। तो विपक्षी पार्टियों का लगातार कहना, और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के माहौल पे एक एजेंडे के रूप में देखा जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्षी पार्टी हो, अगर चुनाव के वक्त में अपनी बातों को नहीं रखेंगे, कोई विशेष बात नहीं कहेंगे, दूसरी पार्टी को गलत नहीं ठहराएंगे, तो जीत के लिए कुछ तो होना चाहिए। इसी तरह चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे विपक्षी पार्टी हो, सब अपनी अपनी जीत के लिए कोई ना कोई एजेंडा हर बार चुनाव में बनाते हैं। देखिए, इस तरह से आकाश ने यहाँ पर सवाल उठाए हैं, तो आने वाले दिनों में यहाँ पर ये पता चलेगा कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर जो मुश्किलें हैं वो कम होती हुई नजर आएंगी आम आदमी पार्टी की या फिर नहीं। क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी कहना यही रहा था कि मानहानि का मुकदमा जब उन पर दर्ज कराया गया तो वह किस तरीके से अपनी सदस्यता को खोते हुए नजर आए थे। तो राहुल गांधी ने भी यहाँ पर अपनी बातें रखी। उनका कहना रहा कि मैं पीएम मोदी और गौतम अडानी पर जब अपनी बात रखा तो मेरी सदस्यता चली गई। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर आम आदमी पार्टी का भी यही कहना है कि जब वह मोदी अडानी पर सवाल उठाते हैं तो सीबीआई और ईडी की टीम छापेमारी करने पहुंच जाती है। तो अगला सवाल यहाँ पर रहेगा अमन जी से कि आखिरकार वह इस पर क्या कुछ कहते हैं, कैसे देख रहे हैं आप? क्या वाकई में यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ बोलना ही यहाँ पर सीबीआई और ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल, और लगातार ये बात जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि भाई हमारे खिलाफ ही जो पूरी की पूरी ईडी और सीबीआई के छापे और जिस तरह से हमें हमारी पार्टी के लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है, वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो उनके खिलाफ जो है सारी जो एजेंसियाँ हैं उनके मुँह पर ताले लग जाते हैं, वो खामोश हो जाती हैं, कोई एक्शन उनका नज़र नहीं आता। और जो तत्परता हमारे मामलों में होती है वैसी तत्परता जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके मामलों में नज़र नहीं आती। नरेंद्र सिंह तोमर का मामला आप देख लें कि उनके बेटे ऊपर किस तरह से करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है, लेकिन अभी तक सीबीआई की जो जांच है, ईडी की जांच है, वहाँ तक नहीं पहुँची। वहीं अगर दिल्ली के मुख्य सचिव उनकी बात करें नरेश कुमार, तो उनके ऊपर भी उनके बेटे के ऊपर और उनके ऊपर किस तरह से आरोप लग रहे हैं, लेकिन अभी भी जो कह सकते हैं एलजी उन्होंने इस जो अपील थी एक तरीके से केजरीवाल सरकार की उसको खारिज कर दिया। तो ये वाकई कई बार लगता है ऐसा कि क्या एक तरफा कार्रवाई हो रही है और क्या एक तरफा ही पूरे के पूरे मामले को जो है देखा जा रहा है, किया जा रहा है। और ऐसे में जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो यही
यही बात कह रही हैं कि भाई हमारे खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है वो हमें हमारी जो पॉलिटिकल ज़मीन है उससे हमें खिसकाने का हमें प्रयास किया जा रहा है। और यही बात लगातार जो और भी दल हैं, चाहे वो झारखंड की बात करें या बंगाल की बात करें आप, या राजस्थान की बात करें, उसके अलावा वो जो है मध्य प्रदेश की बात, तमाम सारी जगह हैं जहाँ पर लगातार जो विपक्षी दल पार्टियां उनके ऊपर छापेमारी हो रही है। अगला छोटा सा सवाल रहेगा कि जिस तरह से यहाँ पर राघव चड्ढा ने दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ रुख किया है, क्या वाकई में उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से अब राहत मिलेगी? और दूसरी ही तरफ हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर दिया है अब संजय सिंह के मामले में। देखिए बिल्कुल, और 11 दिसंबर को सुनवाई, इसमें उनसे एक डॉक्यूमेंट भी एडिशनल देने के लिए कहा गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से बयानबाजी हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि हमारी छवि को नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया गया। जो बीजेपी के नेता हैं कैल बिहारी गोस्वामी, वो सीरियस तौर पे ये बात कह रहे हैं कि भाई हमारी जो छवि है उसको गलत तरीके से पेश किया गया है, और जो घोटाला जिस तरह से बताया जा रहा है वो उन्होंने बिल्कुल भी काल्पनिक तौर पे कहा है। और जिस तरह से बेस रिपेयर की बातें करें उसी मामले में मानहानि का मुकदमा है। वहीं अगर संजय सिंह की बात करें तो वो भी कुछ ऐसे मामले में कहीं ना कहीं जो है परेशानी का सबब उनके साथ बना हुआ है, क्योंकि जो बिक्रम मजीठ है उनके खिलाफ उन्होंने बयान दिया कि भाई अकाली दल के जो नेता हैं कि जो नशे के तस्कर हैं, नशे का कारोबार करते हैं, ऐसी तमाम सारी बातें उन्होंने कही। उसमें भी वो परेशानी कहीं ना कहीं उनको हो रही। तो बस यही है कि बिना किसी सबूत के जब आप दूसरों पर हमला करते हो तो कहीं ना कहीं परेशानी फिर आपको झेलनी पड़ेगी, और जो बात आप कह रहे हो उसके सबूत भी आपको अदालत के सामने पेश करने पड़ेंगे। जो भी जिस भी एजेंसी के द्वारा ये जांच हो रही है उस जांच को आपको वो जो डॉक्यूमेंट है या दस्तावेज हैं, जो आपके पास सबूत हैं, वो देने पड़ेंगे। तो दोनों ही मामले कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं कई बार वो बड़बोलापन जो होता है उसका शिकार हो जाते हैं, और बिना किसी सबूत के, बिना किसी पुख्ता बात के वो ये सब चीज़ों को सामने रख देते हैं, जिससे वो परेशानी में घिर जाते हैं। चाहे संजय सिंह की बात करें या फिर हम बात करें राघव चड्ढा की, दोनों ही कमोबेश ऐसे ही मामलों में कहीं ना कहीं परेशानी झेल रहे हैं। वाकई में अभी फिलहाल देखा जाए तो अब आने वाले समय में 11 दिसंबर को पता चलेगा कि आखिरकार दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में क्या कुछ अहम फैसला सुनाती है। क्या वाकई में राघव चड्ढा को जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पर क्या वाकई में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सुनने को मिलेगा, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन इस पूरे ही प्रकरण पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।